अध्याय ने जल्दी से फ्रूट को कट किए और उनमें चाट मसाले डाले। वह बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। यह आदमी उसके लिए बिल्कुल अलग था। उसे तो कभी कभी लगता कि शायद वह इस मामले में कुछ ज़्यादा ही लकी निकली। ऐसा भी हो सकता था कि प्रकृति की अध्याय से शादी हो जाती, या फिर यह भी हो सकता था कि अध्याय का स्वभाव ऐसा ना होता। लेकिन दोनों ही बातों में कुछ सच नहीं था। सच वह था जो इस वक्त उसकी आंखों के सामने था। उसका पति उसके लिए आधी रात को फूड चाट बना रहा था। वह हल्के से मुस्कुराई। अध्याय ने उसे बॉल को पकड़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा फ्रूट चाट। निष्ठा ने झट से बॉल को पकड़ लिया। हालांकि फ्रूट से उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन उसने जैसा ही पहला बाइट लिया, वह अध्याय को देखने लगी। अध्याय उसके दोनों तरफ स्लैब पर हाथ टिकाए बस उसे ही देख रहा था। उसने हैरानी से कहा, यह इतना अच्छा कैसे है तो इसमें फ्रूट ही। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहा। अध्याय मुस्कुराया और धीरे से बोला, इसमें तुम्हारे पति के प्यार का जादू है। निष्ठा ने अपनी आंखें झपकाई और अगले ही पल खिलखिला दी। अध्याय ने उसे देखा और बोला, बाउल को ठीक से पकड़ो। उसने अपने दोनों हाथ में बाउल को पकड़ लिया और अगले ही पल अध्याय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने कमरे में आकर निष्ठा को आराम से बेड पर बैठाया और बोला, फटाफट से इसे फिनिश करो, फिर सो जाओ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। लेकिन निष्ठा का उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं था। उसका तो पूरा का पूरा ध्यान फूड चाट पर था और वह बड़े मज़े से खा भी रही थी। अध्याय ने उसे देखा तो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह जाकर अपनी साइड बैठा और अपने फ़ोन पर कुछ करने लगा। वहीं निष्ठा ने जल्दी ही अपना खाना ख़त्म किया और बाउल साइड में रखकर हाथ धोने के लिए नीचे चली गई। धोने के बाद वह आई और अध्याय से लिपट गई। अध्याय ने उसे देखा और उसके सर को सहलाया। उसने अपने फ़ोन को साइड किया और लैम्प बंद करके उसे अपने साथ लिए लेट गया और फिर दोनों सुकून से सो गए। अगली सुबह हीर ऑफिस पहुंची। खुशी ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया और निशांत ने भी। उसने मुस्कुराकर दोनों को विश किया कि तभी मिहिर ऑफिस में एंटर हुआ। पूरा स्टाफ शांत हो चुका था और अपने अपने काम में लग चुका था। हमेशा सबकी मॉर्निंग विशेस का जवाब देने वाला मिहिर आज बिना कुछ बोले सीधे ही केबिन में चला गया। खुशी ने हैरानी से कहा, यह मिहिर सर को क्या हुआ है आज? गुड मॉर्निंग का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। ऐसा तो कभी नहीं करते। हीर ने अपने कंधे उचका दिए। उसे भी कहाँ पता था कि आखिर समस्या क्या है, लेकिन उसका काम था। उसके आते ही उसे उसका शेड्यूल समझाना, तो वह तुरंत ही उसके केबिन में चली गई। वह जब केबिन में आई तब भी वह शांत सा कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था। उसने उसे मॉर्निंग विश किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हीर ने उसे 2 से 3 बार पुकारा और
राइट सर। मीर ने अचानक चौंक कर उसे देखा कि वह फिर से बोली, आर यू ऑल राइट ना? हुआ क्या है? आपको सुनाई भी दे रहा है? मिहिर ने उसे देखा और फिर गहरी सांस भरकर बोला, सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। पहले एक ब्लैक कॉफ़ी मंगवा दो। हीर फिर झट से बोली, सर दर्द कर रहा है तो कॉफ़ी नहीं, आप चाय ले लो, वह भी अदरक वाली। मैं मंगवाऊँ? मिहिर ने एक नज़र उसे देखा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। कहाँ वह सोच रही थी कि अपनी शादी की बात सुनकर वह जितनी खुश है उतना मिहिर खुश ना सही, लेकिन कुछ तो कहेगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था और इस वक्त जब उसे पता था कि वह दर्द में है तो उसने पहले उसका इलाज करना ही बेहतर समझा। उसने तुरंत ही चाय का बोल दिया और कुछ ही देर बाद मिहिर के सामने चाय का कप हाजिर था। हीर ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठी और उसे ही देख रही थी, या मानो उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। कि मिहिर बोला, मेरी माँ को पता नहीं मेरी शादी का कौन सा बोझ चढ़ गया है। मेरा रिश्ता फिक्स करके आई हैं, वह भी किसके साथ मुझे यह भी नहीं पता, और इस बार जिद पकड़ के बैठी हैं कि कुछ भी हो जाए लड़की के बारे में बताएंगी ही नहीं। पर उस पर से उनका कहना है कि मैं लड़की को जानता हूँ और मैं उसे सीधा सगाई वाले दिन ही मिलूँ। आखिर क्यों जिससे शादी हो रही है मैं उससे क्यों नहीं मिल सकता? हीर एक बार हैरान होकर उसे देखने लगी। उसे तो लगा था कि उसे पता होगा। अब उसे सारा का सारा माजरा समझ आ रहा है। उसके सिर दर्द होने का कारण भी यह था, यह भी वह समझ चुकी थी। उसने मन ही मन को सोचा और खुद से ही बोली, बता दूं क्या? लेकिन अगले ही पल उसने अपनी ही बात से सिरे से नकारते हुए कहा, नहीं नहीं बताऊंगी, थोड़ा परेशान होने देती हूँ। मुझे शांत किया है ना। अब देखो, जब मुझे डांटते रहते हैं कि मैंने उनको घूरती हूँ, जबकि मैं तो कितने प्यार से देखती हूँ। घूरने वाली तितलियों को तो कुछ बोलते ही नहीं। नहीं ही बताऊंगी, होते रहो परेशान। उसने भी अब मिहिर के मज़े लेने का सोच लिया था। उसने हैरानी से कहा, क्या फिर से शादी फिक्स हो गई है? मिहिर ने उसे देखा और बोला, और नहीं तो क्या, पूरी रात सो नहीं सका मैं ठीक से, सिर्फ इस सोच में कि पता नहीं किस लड़की से मेरा रिश्ता तय हुआ। मेरी गलती है जो शादी के लिए हाँ कर दी। एक तो मेरी माँ इमोशनल ब्लैकमेल करके हर बात मनवा लेती है। हीर कहा आज मिहिर बिल्कुल अलग लग रहा था। हमेशा शांत रहने वाला मिहिर, हमेशा कम बोलने वाला मिहिर, लेकिन आज वह उससे बातें कर रहा था। शायद उसे भी कोई चाहिए था जो उसके अंदर चल रही चीज़ों को और बातों को सुने, भले समझे ना, लेकिन वह कम से कम बात तो कर सके। और ही शायद वही शख्स बनी थी जो मन ही मन हंसी और बोली, आंटी ने तो अच्छा फंसाया आपको, बताया भी नहीं। अरे आपकी होने वाली दुल्हन तो आपके सामने ही बैठी है मिस्टर शेखावत। आंखें खोल कर तो देखिए, थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। आपने तो
एकदम से घुटने ही दे दिए, लेकिन यह बात वह उसके मुंह पर नहीं बोल सकती थी। ही ने उसे देखा और बोली, आप कुछ कर भी तो नहीं सकते ना? फिलहाल के लिए तो काम पर फोकस कर लीजिए, मीटिंग भी अटेंड करनी है। वही ने उससे देखने लगा, फिर बोला, मुझे तुम्हारा बिहेवियर क्यों अजीब लग रहा है। उसके इस तरह बोलने से वह हड़बड़ा सी गई। उसे उसके बिहेवियर में क्या चेंज लगा कि वह फिर से बोला, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम भी मुझसे कुछ छुपा रही हो। रीता वाली बात पर तो कितना उखड़ गई थी तुम। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? यह चक्कर क्या है? यह सुनकर तो हीर की जान सूख गई। सच में उसने उसे पकड़ ही लिया था कि तभी मिहिर का फोन बजा। उसने देखा, फिर से उसकी माँ का फोन था। उसने घर पर अपने फोन को देखा और झल्लाकर फोन को उठाते हुए बोला, अभी तो घर से आया हूँ ना मैं। अब क्या हो गया? हुआ कुछ भी नहीं है। ये जो मुंह सड़ा करके गया है ना तू, सुबह सुबह उसने मुझे परेशान करके रखा है। मेरी बात तू कान खोल कर सुन ले। जो मैं कर रही हूँ चुपचाप से मान ले। अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना तुमने तो तुम देख लेना। अवंतिका जी ने उसे धमकाया। मिहिर का मुंह बन गया। हीर की नज़र उसकी हरकत पर थी। अपनी माँ के साथ वह बिल्कुल अलग था। यह वह मिहिर था ही नहीं जो उन सबके सामने होता था। यह मिहिर शायद वह था जो कि सिर्फ अपनी माँ के सामने होता, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ शायद उसे कभी जज न कर सके। ईद हल्के से मुस्कुरा दी। आज उसने उसकी एक और साइड देखी। मिहिर ने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा और फोन रख दिया। फिर हीर को देखकर बोला, शेड्यूल बताओ यार, काम ही करते हैं। हीर ने हामी भरी और उसे सब कुछ समझाने लगी और दोनों अपने काम में लग गए। इधर अध्याय ने ऑफिस आते ही राम को बुला लिया था। वैसे तो उसने बुलाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी। अध्याय के आते ही राम अपना सारा सामान लेकर उसी के केबिन में आ जाता था। राम का केबिन तो सिर्फ कहने के लिए मिस्टर शेखावत के केबिन था। बाकी अध्याय का पूरा केबिन हड़प कर वही बैठा था। राम ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ? आज सुबह सुबह कैसे याद किया? अध्याय ने बड़े आराम से कहा, हीर का रिश्ता फिक्स कर दिया है। राम ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, हाँ, रातों रात यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी कल तक तो कोई बात ही नहीं थी। अध्याय बड़े आराम से अपने चेयर पर बैठा और उसे सब बताने लगा। वह हैरानी से सब कुछ सुन रहा था और अगले ही पल मुंह बनाकर बोला, इतना बड़ा कांड कर दिया तुम लोगों ने और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? यह तो बिल्कुल गलत बात है। मैं आज ही बानी बुआ से बात करूँगा कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं शामिल किया इसमें। मैं भी तो था ना, मुझे भी तो हिस्सा लेना था। आखिरी की लाइन उसने बड़ी ही मासूमियत और लाचारी से कही, जैसे ना जाने उससे कितना बड़ा मौका ही छीन लिया गया हो। अध्याय के लिए उसके ड्रामे नए नहीं थे। उसने उसे देखते हुए कहा, मेरे पास घर में ऑलरेडी
ट्रेन ड्रामेबाज हैं, तो औसिया भी कम नहीं हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन अगर मैं तुम दोनों को बीच में शामिल होने देता ना तो ना जाने क्या ही हो जाता। बाकी का भी के लिए इतना ही है कि रिश्ता फाइनल हो चुका है, तो जल्दी ही सगाई की भी डेट फिक्स हो जाएगी। जिस हिसाब से आंटी बात करके गई है ना, उस हिसाब से सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है। इसलिए मैं तुझे पहले से बता रहा हूँ, फिर मेरे आगे मत रोना कि मैंने तुझे पहले नहीं बताया। वैसे तू भी तो जानता है, जो मेरा है वह सब कुछ तेरा भी है, चाहे वह घर परिवार हो या मेरे भाई बहन या बिजनेस। राम मुस्कुरा दिया और बोला, वह तो मुझे पता है, उसकी तो चिंता मत कर, बस डेट फिक्स हो जाए तो बता दियो, हम साथ में मिलकर देख लेंगे यार सब। अध्याय उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। राम उसका सबसे सपोर्टिव सिस्टम था। यह बिजनेस उन दोनों ने ही मिलकर स्टार्ट किया था और आज तक साथ थे। हमेशा एक दूसरे की मुसीबत में दोनों ही एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। जहाँ राम की फैमिली अध्याय को अपनी फैमिली का हिस्सा समझती थी, वैसे ही अध्याय की फैमिली भी राम को अपने घर का हिस्सा ही समझती थी। ना सिर्फ कहने के लिए, बल्कि वह सब उसे अध्याय के बराबर ही मानते थे। राम और अध्याय दोनों अपने काम में लगे थे कि तभी अध्याय का फोन बजा। उसने फोन देखा तो तानी नाम हो रहा था। उसने फोन उठाकर हेलो कहा कि उधर से निष्ठा की परेशानी भरी आवाज़ आई। कहाँ हो आप? ऑफिस में हूँ और कहाँ ही रहूँगा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अध्याय ने फिक्र से पूछा कि वो फिर से बोली, मैं ठीक हूँ, बस मैं एक बेवजह की मुसीबत में पड़ गई हूँ। उसकी यह बात सुनकर अध्याय कमर सीधा करके बैठ गया। वह जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या। उसने सधी हुई सी आवाज़ में कहा, और क्या हुआ है? अध्याय की आवाज़ सुनकर वह मासूमियत से बोली, वह मेरे सीनियर ने मुझे प्रपोज किया और मैंने कहा कि आप उन्हें मारोगे। उसकी बात सुनकर वह हैरान था। उसने झट से कहा, तानी क्या तरीका होता है, ऐसे थोड़ी ना कहता है कोई। निष्ठा ने चेहरा लटका लिया और बोली, बात का सवाल है, ऐसा मत करो। अध्याय बोला, किस बात को लेकर यह लड़ाई की जा रही है, यह भी बता दो। निष्ठा ने गहरी सांस भरकर कहा, इन्होंने मेरी दोस्त नेहा को परेशान किया, बस इसलिए। अध्याय उनके तीनों दोस्तों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। उनके नेचर से भी, वह बिहेवियर से भी। वह जानता था कि वह लोग खुद से कभी कोई पंगा तो मोल ले नहीं रहे। ईशा शांत स्वभाव की थी और नेहा चुलबुली। उसके ग्रुप में सिर्फ देव ही लड़का था और देव को देखकर भी ऐसा लगता नहीं था कि वह बेवजह किसी से कोई बात करे। अध्याय ने गहरी सांस भरकर कहा, आ रहा हूँ, कुछ भी गड़बड़ मत करना, और चेयर से उठकर खड़ा हुआ, जबकि उसे नहीं पता था कि निष्ठा ने उसे पूरी बात नहीं बताई थी। राम ने उसे देखा और बोला, तुम कहाँ चले, भूलो मत कि आधे घंटे बाद मीटिंग है। अध्याय उसे देख बोला, लगता है
मेरी छोटी सी बीबी ने पंगा कर लिया है, वही सुलझाने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मीटिंग को तू संभाल लिया। यह बोल वो बिना उसकी बातें सुने ही निकल गया। राम हैरानी से उसे देखता रह गया। वह खुद से ही बोला, क्या मतलब पंगा कर लिया, और क्या मतलब मीटिंग में संभालूं? लेकिन उसकी बात का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। उसने बेचारा सा मुंह बनाया और बोला, मुझे फंसा गया कमीना। लेकिन जो भी था, अब जब अध्याय नहीं था तो मीटिंग उसके हिस्से में ही थी। जहाँ पहले दोनों मीटिंग लेने वाले थे, अब वह अकेला था। अध्याय जल्दी से ही निष्ठा के कॉलेज पहुँच गया। उसने उसे कॉल किया और बोला, कहाँ हो तुम? निष्ठा ने उसे बताया और अध्याय उस तरह भी बढ़ गया। जब वह उसके पास पहुंचा तो वह दौड़ कर आई और फिर वह उसके सीने से लग गई। अध्याय को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उसने तो कहा था कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उसने निष्ठा के सिर को सहलाया कि निष्ठा की आय निकल गई। अध्याय ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा देखा। उस पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही और अब तो आंखों से आंसू भी झिलमिलाने लगे थे। अध्याय ने जल्दी से देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तभी उसकी नज़र नेहा पर गई, जो और भी बुरी कंडीशन में थी। अब अध्याय को समझ आ रहा था कि हुआ क्या है। नेहा को देव ने अपनी जैकेट पहना के रखी थी और वह डरी सहमी सी बैठी हुई थी। देव की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। निष्ठा ने उसे देखा और कहा, यह लोग बहुत ही बुरे हैं। आपको पता है कि प्रिंसिपल में भी कोई एक्शन नहीं लिया। यह सुनकर अध्याय की भौहें ही जुड़ गईं। उसने उसे देखते हुए कहा, साहता जी कहाँ हैं? उसने धीरे से कहा, वह तो है ही नहीं। उन्हें कोई काम आ गया था तो वह पहले ही चले गए। अध्याय ने अपना फ़ोन निकाला और राम को कॉल किया। राम ने कॉल पिक करते हुए उसे सुनाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अध्याय ने सीरियस आवाज, आई बोर्ड मीटिंग एंड द कॉलेज रात नाउ। उसकी यह बात सुनकर राम शांत पड़ गया। अब उसे समझ आ रहा था कि कोई बड़ी बात है। उसने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा, मैं आऊं? ज़रूरत है तुझे? अध्याय ने गहरी सांस भर के कहा, नहीं ज़रूरत तो नहीं है। आज बड़े दिनों बाद फिर से रिंग में उतरने का मन कर रहा है, पर अफसोस रिंग भी नहीं है। खुले मैदान में लड़ाई ही करनी पड़ेगी। राम ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, चल क्या रहा है तेरे मन में? यह तू पहले की तरह फाइटर मोड में क्यों चला जा रहा है? अध्याय ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, जो कहा है वह कर दे, बाकी बाद में समझाऊंगा। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। राम हैरान सा अपने फ़ोन को ही देखता रहा। फिर खुद से ही बोला, क्या मतलब था? क्या वह फिर से? ओ नहीं, इतनी मुसीबत से उसके सर से यह फाइटिंग का भूत उतारा था, वह भी जब सबने उसे अपनी अपनी कसम दी थी, तब जाकर उसने छोड़ा। आखिरी बार जब लड़ा था तो मौत के मुंह से जाते जाते बचा है, और यह सब हुआ था उस प्रकृति की वजह से।
और आज निष्ठा, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। उसने अध्याय के सेक्रेटरी राज को मीटिंग कैंसिल करने को कहा और खुद भी तुरंत कॉलेज के लिए निकल आया। वह अध्याय को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और उसने जिस हिसाब से उससे बातें की थी उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इधर अध्याय ने निष्ठा को एक ओर बैठाया, उसे और नेहा को पानी पिलाकर वह अब उन लड़कों की तरफ बढ़ गया जो वहीं खड़े सब कुछ देखे जा रहे थे। वह उनके सामने जाकर खड़ा हुआ और अपने हाथों को अपने पैंट की पॉकेट में डालते हुए बोला, किसकी इतनी हिम्मत हुई? उनमें से एक लड़का बोला, हो तुम कौन और तुम्हें इन सब से क्या मतलब? कि तभी दूसरे ने उससे कहा, रोनी, यह याद नहीं फ्रेशर्स के लिए 15 दिन गेस्ट लेक्चर अरेंज किया था? यह वही तो है अध्याय राणा। वह लड़का या तो इस शहर में नया था या फिर बिजनेस न्यूज़ नहीं देखता था। अगर वह देखता होता तो शायद वह अध्याय को जानता कि वह कौन है। उसका प्रेजेंट और फास्ट भी शायद स्टडी करके रखता। अध्याय ने उस लड़के को देखा और बोला, तुम मिस्टर रोनी, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए कि किसी लड़की से कैसे ट्रीट करना चाहिए? यह तुम्हें क्या